यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी मैं आपके सामने वर्टिकल सर्कुलर मोशंस का लेक्चर 2 लेके आया क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा पोर्शंस है और उसको सही ढंग से समझने के लिए कुछ और भी डिटेल्स जानना जरूरी है। कल तक जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जो प्रीवियस हमारा वीडियो में लोड हो चुका है, उसमें मैं ये बता रहा था कि स्ट्रिंग के साथ साथ सर्कुलर मोशन वर्टिकल कैसे करता है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर स्ट्रिंग आपके पास नहीं हो, कोई एक सेल हो या हॉलो स्फीयर हो, उसके अंदर अगर कोई बॉल घूम रहा है तो उसके कैसे कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको ये बताया था कि अगर कोई आपको लाइट रिजिड रॉड हो, उसमें कोई एक बॉल लगा हुआ हो और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करें, उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। और लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब हो जिसके अंदर एक बॉल मूव करे सर्कुलर मोशन में, लेकिन बॉल का जो रेडियस हो स्लाइटली लेस देन द रेडियस ऑफ द पाइप, सर्कुलर पाइप। तो उस केस में हमने कैसे एनालाइज करेंगे, वो हमारा फर्स्ट सेट था वीडियो का। आज हम आपके सामने दो और अलग चीज़ लेके आ रहे हैं। उस चीज़ में हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में होगा हेमिस्फीयर जो बेस पर फिक्स होंगे। मेरे पास ये स्फेरिकल कर्व है, आप देख सकते हैं, दिस इज द स्फेरिकल कर्व। और आपसे पूछता है कि सपोज कीजिए ये कोई ब्लॉक है और ये मूव करता है, ठीक हो, और इसके पास स्पीड भी है, तो आपसे ये पूछता है कि ये टॉप पर इसका कितना स्पीड हो सकता है, व्हाट इज दिस वी मैक्सिमम, कितना होना चाहिए, सो दैट कॉन्टैक्ट इज मेंटेन्ड। ये आपको ध्यान देना है कि कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइडेड, इस बात को ध्यान रखते हुए कि दिस इज द रेडियस आर। अब बताइए कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एज यूजुअल देयर विल बी ए ग्रेविटी फोर्स। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी दे रखा है, जीरो नहीं है, पिछले केस में जीरो था। मैंने पूछा ये कितना मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ रहे कि यहाँ पर इसकी कॉन्टैक्ट बना रहे। एक आप दूसरा देख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, दिस इज द अपवर्ड हो गया, सेंटर इधर है इसका, इसलिए आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनर्शियल हम एक्सीलरेटेड फ्रेम से लेंगे तो इस साइड हो जाएगा mv²/r। इसका मतलब हो गया कि हमने एक्सीलरेटेड फ्रेम से लिया है, इसलिए सीडो फोर्स mv²/r लगा दिया। तो ये तीनों बराबर कर दीजिए, कैसे, n + mv²/r एंड दिस इज mg at equilibrium position when applied centrifugal force at the form of a pseudo force हो गया। For living contact, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि किसी भी कांटेक्ट को छोड़ने के लिए या तो टेंशन रहता है स्ट्रिंग, तो टेंशन जीरो हो जाता है, या अगर कोई कांटेक्ट है तो दिस नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, rg, एंड दैट इज। तो दिस इज द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड। अगर इससे ज़्यादा होगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा। तो फॉर नो कांटेक्ट इट शुड बी लेस देन इक्वल टू rg√। ठीक है। अब कहता है कि अगर इस स्पीड से वो आगे बढ़ता तो क्या फर्क पड़ता। मान लीजिए जाए मेरे पास ये स्पीड है, इस स्पीड से तो यहीं से छूट जाएगा। तो अब अगर हम इसको दूसरे में देते हैं कि वेयर, क्वेश्चन का जरा सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वेयर द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, द कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, कहां पर ब्रोकन हो जाएगा, इफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2। इसको ध्यान में लेके चलना है कि आपके पास ये जो वेलोसिटी जो मूव कर रहा है ये ब्लॉक का, ये कितना वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू v मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये तो आपको पता ही हो गया, n हो गया, एक सेंटर इधर है तो सेंटर के आउटवर्ड हो गया, दिस इज mv²/r हो गया, और एक सेंट्री अंदर की ओर जो लगेगा ग्रेविटी का फोर्स कंपोनेंट mg cos थीटा लगेगा, एंड दिस इज कंसीडर्ड टू बी द थीटा। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमने इस केस को ले लिया, अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, n mv²/r, इस दिशा में इक्वलिटी को मेंटेन करेंगे,
मस्ट बी इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ लेट अस सपोज इट इज थीटा जीरो। इसे हमने थीटा जीरो एक स्पेशल केस ले लिया। नाउ एन इक्वल टू जीरो एज पर द केस, सवाल में भी दे रहा है एन इक्वल टू जीरो हो गया। नाउ दिस एम व्हाट इज द वी, वी कांस्टेंट है, कितना है वी मैक्स का स्क्वायर, तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर करना है तो इसकी वैल्यूज को स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई रूट टू को करेंगे तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर है तो ये तो खैर आप आर दीजिएगा, उस साइड क्या हो जाएगा एम जी एंड दिस कॉस ऑफ थीटा जीरो। यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा व्हाट इज कॉस थीटा, ठीक है। ना व्हाट इज द वी मैक्सिमम, यहाँ पर आप आ जाइए वी मैक्सिमम का वैल्यू कितना आर जी है, 1/2r का रहने दीजिए और वी मैक्सिमम का आर स्क्वायर पुट करेंगे तो आर जी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू जी कॉस ऑफ थीटा जीरो। यहाँ g से g कट जाएगा, r से r कट जाएगा एंड कॉस थीटा जीरो इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा जीरो इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर कनेक्शन कटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कब? जबकि उसकी स्पीड कितना था अंडर रूट आर जी बाई रूट टू, मतलब वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई रूट टू। यस, नेक्स्ट पार्ट आ, मैं आपको यहां पर एक ये बताता हूं, पिछली बार में मैंने क्या दिखाया आपके क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड एट दिस पॉइंट एंड अगर उस स्पीड को लिमिट कर दिया जाए तो किस पॉइंट पर वो डिटैच होता है, मैंने उस पर डिस्कस किया। अब की बार मैं इसमें क्या पूछता हूं, व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट released, find where the block gets detached from surface। ये हमारे पास इस बात का पॉइंट है। चलिए इसको जरा सा एनालाइज करते हैं। मैंने क्या कहा कि एक ब्लॉक है यहाँ पर, दिस इज द ब्लॉक, इट हैज ए मास m और मैंने इसकी वेलोसिटी कितना दे दिया, 0 वेलोसिटी, जस्ट रिलीज करना है। ये दिस इज द वर्टिकल लाइन हो गया ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर। अब मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर आके ये डिटैच होते हैं। लेट अस सपोज दिस वेलोसिटी इज v एट दिस पॉइंट एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा। इसी थीटा को आपको टारगेट करना है। यहाँ पर आपके पास कैसे आ जाएगा, एज यूजुअल एक ग्रेविटी के फोर्स आ जाएगा, एक यहाँ पर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा और एक इसी दिशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r आ जाएगा अगर r इसकी रेडियस है। ये वैल्यू थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसकी कंपोनेंट इस दिशा में कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, और इस दिशा में कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। mg sin थीटा प्रोवाइड्स द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसकी मैं बाद में चर्चा कर लूँगा। अभी आप इस लाइन पर इक्विलिब्रियम पर आइए और इसे इक्वेट कीजिए तो आपके पास क्या हो गया, n mv²/r एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। n must be equal to 0 if contact is broken। अगर कांटेक्ट को छोड़ देना होगा सरफेस से तो n 0 हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा उस विशेष परिस्थिति में, mv²/r इक्वल टू mg cos थीटा। मास को अगर कैंसिल कर लिया जाए तो आपके पास v² इक्वल टू क्या आ गया, rg cos थीटा। इसे इक्वेशन हम 1 पुट कर लेते हैं, बेहतर है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए cos थीटा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये cos थीटा भी निकल सकता है। इस डेप्थ को अगर हमने h मान लिया तो ये वाला डेप्थ हमारे पास बचा हुआ कितना रह जाएगा, ये वाला, दिस इज r - h। इसीलिए अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से ज़रूरत के मुताबिक अगर पड़ेगी तो व्हाट इज द cos थीटा, h डेप्थ गिरा है तो r - h डिवाइडेड बाई r, r - h डिवाइडेड बाई r, दिस इज इक्वेशन 2।
फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन ए काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर स्पीड 0 है, यहाँ पर v है, तो गेन कितना कर लिया काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², और लॉस कितना कर लिया mgh, चूँकि ये h हाइट गिरा है, यहाँ m से m कट गया, इसलिए v² इक्वल टू क्या हो गया 2gh। इसे इक्वेशन 3 पुट कीजिए, इस वैल्यूज़ को इसमें पुट कर डालिए, v² की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2gh इक्वल टू rg cos थीटा। 2gh g से g कट जाता हुआ, इसलिए हमारे पास क्या बच गया 2h इक्वल टू r, एंड cos थीटा के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ r माइनस h डिवाइडेड बाई r। अगर इसकी वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ r से r कटेगा, अब आपके पास ये h इस साइड आ जाएगा, तो दिस इज 3h इक्वल टू r हो जाएगा, इसलिए h इक्वल टू कितना हो गया बच्चे लोग r/3 हो गया। तो r/3 पोजीशन पर मतलब टॉप से 1/3 ऑफ रेडियस पर ये डिटैच हो जाता है। नाउ कैन वी फाइंड द एंगल? यस वी कैन। व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? दिस कॉस थीटा इक्वल टू r, लेट इट बी r माइनस r/3 डिवाइडेड बाई r, तो दिस इज इक्वल टू 2/3। सो व्हाट इज द थीटा वैल्यू? कॉस इनवर्स 2/3। तो ये हमारे पास स्पष्ट रूप से ये सब कुछ आता हुआ हो गया। अगर आपके पास ये जानना रहे कि व्हाट इज दिस आर्क लेंथ वेयर इट इज डिटैच, अगर हमको आर्क लेंथ निकालना है ए बी फॉर इट्स डिटैच, तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है एल निकालना रहता है, इसको एल अगर मान लें आर्क लेंथ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एल इंटू आर। उस थीटा की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं कॉस इनवर्स 2/3, कॉस इनवर्स 2/3 ये वैल्यूज आ जाएगा। L/R यहाँ पर L की जगह पर आपको निकालना है और R रेडियस आपका दिया हुआ है। सो व्हाट इज दिस L वैल्यू? कॉस इनवर्स 2/3, इसकी जो भी वैल्यू आएगी इन रेडियन, इसे रेडियन में निकाल लेंगे इनटू R। सो दिस इज द लेंथ, आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास डिग्री में आएगा, डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए और इसे मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह से आपने देखा कि किस एंगल पर, किस डेप्थ पर और कितने आर्क लेंथ को कवर करने के बाद ये डिटैच होता है। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कंसर्न रोड से संबंधित रखता है। ये रोड क्या कहता है कि दिस इज द रफ रोड है, आप देख सकते हैं ये टू सर्कुलर कर्व्स आर अटैच टू ईच अदर सच दैट ये दोनों सर्कुलर कोर है, इसकी रेडियस कितना आपका दे रहा है अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन 100 मीटर है, एंड दे फॉर्म 90 डिग्री। यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है? दे फॉर्म 90 डिग्री। इसकी भी रेडियस कितना है? सेम है, सिमिलर टाइप के हैं, और ये भी एंगल कितना बना रहा है एट इट सेंटर ओ डैश, और ये ओ पर कितना 90 डिग्री बनाता है। कहता है एक व्हीकल है जिसकी वजन है कितना 100 kg है, ये बी पॉइंट हो गया, 100 kg का व्हीकल है और उसकी स्पीड कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसका स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में कर लें तो 5 मीटर पर सेकंड आता है। पूछता है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट बी, और उसी का जब रोड के इस साइड से मूव करता हुआ, रोड के इस साइड से व्हीकल मूव करता हुआ, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इस पॉइंट पर का नॉर्मल रिएक्शन को अगर n1 माने और इस पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन को n2 माने, तो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन इट मेंटेन्स द स्पीड। अभी ये स्पीड कितना मेंटेन कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए नॉर्मल रिएक्शन। अब बताइए बच्चे लोग यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एज यूजुअल एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा जिसका मैंने n1 नाम दिया, दूसरा ग्रेविटी लगेंगे mg लगेंगे, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे चलेंगे, वो कितना हो जाएगा? दिस इज mv²/r। आपको ये पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन कितने होंगे एट बी एंड डी, तो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट बी, दैट इज द रिक्वायर्ड व्हेन इट मूव्स विद ए 5 मीटर पर सेकेंड। आपके पास कौन सा इक्वेशंस हो जाएगा? n1 प्लस mv²/r एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mg। यहाँ तक आपके पास आ गया। अब यहाँ पर n1 निकालना है आपका, इसको जीरो नहीं ट्रीट करना है। mg
क्योंकि यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी से आपसे नॉर्मल रिएक्शन से वेलोसिटी पूछेगा। यहाँ पर आपके ये कंपोनेंट्स हो गए। व्हाट इज द m 100, व्हाट इज g 10, व्हाट इज m 100, व्हाट इज स्क्वायर 25 एंड व्हाट इज r दैट इज 100। 100 से 100 कटेगा 1975 न्यूटन, आसानी से आ गया। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एट बी पॉइंट, आपके पास आ गया। क्या ये भी नॉर्मल रिएक्शन डी पर भी उतना ही होगा? अगर आपके पास क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट डी पॉइंट, इस पर आ जाइए। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आप कैसे निकालिएगा इस पॉइंट पर, गेस कीजिए, आपके लिए भी मैं मौका देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन सपोर्ट से टूवर्ड सेंटर की ओर लग रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन इसको सपोर्ट दे रहा है, तो सपोर्ट किधर देगा? ऊपर की ओर दे रहा है। तो दिस इज द N2 हो गया। ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है? इस साइड हो गया। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ये इस साइड हो गया, mv²/r। अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो ये कितना हो जाएगा? यू कैन सी N2 मस्ट बी इक्वल टू mv²/r प्लस mg। m की वैल्यू 100 है, ये आप देख सकते हैं 25 हो जाएगा, एंड r का रेडियस 100 है, और m का वैल्यू 100 और g का वैल्यू 10। इस दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो 1025 न्यूटन। तो यहाँ पर आपने देखा नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लार्जर द नॉर्मल रिएक्शन, लार्जर इज द ग्रिप ऑन ए रोड। ये बात का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। लार्जर द नॉर्मल रिएक्शन, more is the stability of a vacuum, मतलब उसकी रोड पर ग्रिप और मजबूत हो जाएगी। अब कहता है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट बी एंड डी, जिस पॉइंट पर मैंने नॉर्मल रिएक्शन निकाला था। आइए यहाँ पर क्या आंसर्स हो जाएंगे। एज द व्हीकल हैज नो स्लिपिंग टेंडेंसी या स्लाइडिंग टेंडेंसी, कि कोई भी ग्रेविटी का कंपोनेंट नहीं है जो इसको एक साइड खींच रहा है, या कोई भी फोर्स नहीं है जो उसको वहां पर से डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये तो वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं एज द व्हीकल हैज ए नो स्लाइडिंग टेंडेंसी, कहां पर? एट बी एंड डी बोथ। देयरफॉर frictional force at B equal to frictional force at D and both are 0। बहुत अच्छी से। नेक्स्ट हम पूछते हैं कि what is the frictional force at C? What is frictional force at C? ये फ्रिक्शनल फोर्स C पर कितना लगेगा? आइए ध्यान से देखिए। ये फ्रिक्शन क्या करेगा? कोई व्हीकल अगर यहाँ पर आ गया, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इस साइड स्लाइड करने का। क्योंकि ग्रेविटी कंपोनेंट है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? ऊपर की ओर। और मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इसको अगर हम लोग बाइसेक्ट कर देंगे तो ये कितना एंगल हो जाएगा? 45 है। 90 का आधा 45 है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 45। ये कंपोनेंट कितना है? ग्रेविटी है mg, तो ये वाला कंपोनेंट बच्चे कितना हो जाएगा? दिस इज mg cos 45 डिग्री। वेरी फाइन। और ये वाला पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी mg sin 45। और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और हम जानते हैं कि देयर इज ए नो रिलेटिव स्लाइडिंग और स्लिपिंग, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? फॉर नो स्लाइडिंग और स्लिपिंग फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्ट करेगा, सेल्फ स्टैटिक में आ जाएगा, और वो कितने के बराबर हो जाएगा? mg sin 45। नाउ m की वैल्यू 100 है, g की वैल्यू 10 है, और sin 45 1/√2 है। इसको हम लोग अगर करते हैं तो ये हमारे पास 707 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि इसी c पर आप देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर c का किस साइड जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपवर्ड जा रहा है, मतलब इसकी कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स है, इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड्स है, और नॉर्मल रिएक्शन C पर पूछता है, B पर नहीं, नॉर्मल रिएक्शन C।
अब आपसे क्या कहता है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट सी, लेकिन कहां पर, जस्ट बिफोर सी। सी ब्रैकेट में मैं क्या लिखता हूं, जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आफ्टर सी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। जस्ट बिफोर सी का स्थिति क्या हो जाएगा, आप इस साइड आ जाइए, जस्ट बिफोर सी के लिए यहां पर आ गया, इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए। जस्ट बिफोर सी का मैंने इस कॉन्केविटी की बात करता हूँ। यहाँ पर का क्या हो जाएगा, रोड के गाड़ी यहाँ पर है और सेंटर इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा बच्चे लोग, दिस इज द mv²/r। ग्रेविटी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो mg cos ऑफ 45 डिग्री ये वाला आ जाएगा। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन किधर चला जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ रहा होगा आपके पास, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किधर जाता है, इसको ये प्रेस करेगा, बॉडी को प्रेस करता हो कर्व के ऊपर, सो द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ। यहाँ पर अगर मैं इक्विलिब्रियम पर ले लूँ तो क्या आ जाता है, n प्लस mv²/r एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mg cos 45। चलते हैं हम लोग, n निकालना है, यहाँ mg की वैल्यू 1000, cos 45 1/√2 माइनस mv²/r, m की वैल्यू 100। Now what is the V? 525 and R 100. So what could be this value? 707 minus 25. This is equal to 600 something, 682. 82 meter. Yes, correct answer. So what is this normal reaction? And just before C, यहाँ पर आ गए, जस्ट बिफोर इस पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर आ गए। अब बात करते हैं जस्ट आफ्टर सी क्या है, इसको जरा सा देखिए, यहाँ पर कैसा आ रहा है, जस्ट आफ्टर सी ये टेंडेंसी है, आपने देखा यहाँ पर व्हीकल कहाँ पर है, अंदर की ओर से यहाँ पर है ये व्हीकल। अब इसकी बात आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर, सॉरी इस पॉइंट पर हम लोग हैं, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर देखिएगा तो हमारे पास किधर चला जाता है, इस साइड चला जाता है, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इसको दबा रहा था, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इसके पास जाता है, ठीक है। इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस साइड लग रहा है, आपके पास देख सकते हैं, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस साइड लगेगा, अवे इस साइड लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, अवे सेंटर से दूर इस साइड, दैट इज कॉल्ड mv²/r। और ग्रेविटी की अगर बात कीजिए तो ये कितना एंगल है, 45 है, जैसा कि उसमें भी था, ये भी एंगल 90 डिग्री पर है। सो व्हाट इज दिस एंगल, 45 डिग्री है। तो ये भी कंपोनेंट कितना आ जाएगा, दिस इज mg, और इसकी एक कंपोनेंट अगर इधर लेते हैं तो दिस इज mg cos ऑफ 45 डिग्री। और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन किस साइड चला जाता है आपके साथ, इस साइड चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है। अब अगर आप नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, इस केस में जस्ट आफ्टर सी हो गया, जस्ट आफ्टर सी, बच्चे लोग क्या आप ले सकते हैं, इक्वेट कर दीजिए, दिस n मस्ट बी इक्वल टू mv²/r एंड दिस इज mg। सिंपल, इन दोनों mg cos 45 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर आ जाइए, m 100 v² 25 r 100 एंड दिस mg 1000 एंड cos 45 दिस इज 1/√2। इसकी वैल्यूज को लेते हैं तो 25 प्लस 707। अब हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछता है बच्चे लोग कि यहाँ पर स्लाइड अगर करेगा तो सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पर है स्लाइड करने का। आप ये देखिए, कर्व का नेचर क्या आ रहा है, इस पॉइंट पर आके मैक्सिमम कर्वेचर इसका आ गया, उसके बाद ये डिज़ाइन को अपना चेंज कर लिया। तो अगर स्लिप करने की चांसेस रहेंगे तो सबसे ज़्यादा स्लिप करने की टेंडेंसी क्या है, सी पॉइंट पर है। तो यही आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द व्हीकल डज नॉट स्लिप एट द सी पॉइंट वेयर इट इज ए क्रिटिकल टू स्लिप है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आपको क्या निकालना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ, मैं यहाँ पर किस बात के लिए फोकस करूँगा, इस पॉइंट पर आ जाइए कि सी पॉइंट पर कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फाइंड दिस म्यू फॉर रोड सरफेस, for road surface so that there is a no relative slipping
देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। अब इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, कितना आपके पास लग रहा था, हमने जैसा कि आपको यहाँ बताया था mg, इसको आप ऐसे भी ले लीजिए, ये mg cos थीटा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा mg sin थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है स्लिपिंग में, लिमिटिंग केस में पहुंच जाने पर म्यू लिमिटिंग इक्वल टू इसके बराबर, हमने यही देखा था ना mg sin थीटा। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द f लिमिटिंग, दिस इज द म्यू इनटू n, this must be equal to mg sin theta. So what amount of n you need to take? स्टेबिलिटी सबसे कमजोर कहाँ पर पड़ेगा, ये बात को ध्यान देखना है। n की वैल्यू एज मिनिमम एज पॉसिबल, इसके कारण म्यू की वैल्यू को ज़्यादा आप देना, आपकी टेंडेंसी क्या है म्यू को ज़्यादा देना, तो n की मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास इस दोनों में कंपेयर में कौन आ जाता है 682, तो म्यू की वैल्यू को छोड़ दीजिए और नॉर्मल रिएक्शन कम वाला को पुट कर दीजिए। 682 कम वाला क्यों लेते हैं एक बार फिर से आपके सामने, अरे भाई ये कम लीजिएगा तभी तो ये आप ज़्यादा दीजिएगा, और ज़्यादा दीजिएगा आपका रोड सेफ हो जाएगा, तो कम वाले को लेकर डिजाइन, क्योंकि क्रिटिकल कौन है जिसकी नॉर्मल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेबिलिटी कम होता है खतरा बढ़ जाता है, तो आपको किस केस के लिए डिजाइन कीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जहाँ स्लिपिंग करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू वेरी सिंपल 100,000 एंड 1/√2। इससे म्यू की वैल्यू आ जाएगा 1682 इंटू √2, इसकी वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1.01 वैल्यू आता होगा, इसको सॉल्व करने पर ये आता है। इस तरह से हमारा रोड का भी मैंने आपको डिज़ाइन करके बता दिया कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में रोड का कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और कोई अगर स्फेरिकल टाइप का ऑब्जेक्ट है उस टॉप के ऊपर भी मूवमेंट है, तो लॉजिक तो वही रहेगा, कहाँ पर स्लिप करेगा, कब उसकी कांटेक्ट पॉइंट छूटेगी, एंगल, लोकेशंस आपको, या डेप्थ कह लीजिए कि कितने डेप्थ पर वो उसकी लोकेशन छूटेगा, मैक्सिमम आपको यही एनालाइज करना रहता है। इस तरह से मैंने इस पोर्शंस को भी आपको कर दिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशंस का वो पार्ट जो हेमीस्फेरिकल है और जो रोड का है डिज़ाइन कर दिया। कल के हम लोग लेक्चर में एक बार फिर से आते हैं, लेक्चर 3 देते हैं, उसमें अब मिला हुआ प्रॉब्लम्स हम आपके साथ टैकल करेंगे, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ IIT मेंस हो, IIT JEE के एडवांस हो या नीट के एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन जरूर बनता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो कल मैं जितने भी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ज़रा टैकल करता हूँ और एक ही कॉन्सेप्ट से सारे को क्रैक करने की कोशिश करूँगा, आप उसे बढ़िया से समझिएगा। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। गुड लक, गुड बाय।